जय हिंद। सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ। मैं अभिषेक आपका आपके इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। सबसे पहले आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, क्या क्या समस्याएं सामने आई जिसके कारण से एक पार्टी का गठन किया गया जो कि हमें आज़ादी दिलाने में काफ़ी अहम रोल निभाई, किस कारण से इसका स्थापना हुआ और कौन कौन से व्यक्तियों ने इसमें अपना अहम रोल निभाया। तो इन सभी डाउट को जो है इस क्लास में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस क्लास में मैं अपना 100% दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी ये डाउट आज के बाद नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक छोटा सा क्वेश्चन भी जो मेरे मन में रहता है वो दूसरे के सामने भी वो क्वेश्चन आता होगा, तो ज़रूर हम इस क्लास में संपूर्ण वो क्वेश्चन जो हैं किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, उन सभी क्वेश्चनों को इस क्लास में हम संपूर्ण डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं अगर आप अपने इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारे सामने जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना के पहले हम जान लेते हैं कारण क्या क्या है, किस कारण बस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पार्टी का गठन किया गया। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, 1885 में हुई थी, ये तो हम जानते हैं। पर किन कारणों से इस पार्टी की स्थापना की गई है, इन कारणों को जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो सन 1876 से 1880 के बीच में एक गवर्नर आता है और यह गवर्नर और वाइसराय के रूप में आता है। यह गवर्नर और वाइसराय दोनों के पद के रूप में आता है, जिसका नाम लॉर्ड लिटन था। ठीक है, इसका नाम क्या था? यह लॉर्ड लिटन था। यह गवर्नर जनरल और वाइसराय दोनों के पद के रूप में आता है। 1876 में भीषण अकाल दक्षिण भारत में पड़ा, जिसमें एक अनुमान लगाया जाता है कि कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ भारतीयों की मौत हो गई थी, जो कि उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो गई थी, भूख से, प्यास से, अन्य कारणों से अकाल पड़ने के कारण उनकी काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पे भारतीयों की मृत्यु हो गई थी, जो कि 50 लाख से 1 करोड़ के समथिंग अनुमान इसका लगाया जाता है। लॉर्ड लिटन ने भारतीय खजाने से अनावश्यक धन खर्च करना जब शुरू किया, लॉर्ड लिटन ने भारतीय खजाने से अनावश्यक धन जब खर्च करना शुरू किया, और वो धन किस प्रकार से खर्च किया ये भी जानते हैं। ठीक है सर, धन खर्च करना शुरू किया ये तो ठीक है, तो किस प्रकार से उसने धन खर्च किया ये भी जानना जरूरी है। तो जैसे 1877 में उसने प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया। 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें उसने पैसे खर्च किए। उसके साथ साथ उसने मानव अधिकारों का हनन भी किया। अगर यहाँ ये पूछा जाए कि अब तक कुल कितनी बार दिल्ली दरबार लगा है, तो अब तक टोटल इसका राइट आंसर हो गया 3 बार। अब तक टोटल 3 बार दिल्ली दरबार लगा है, जो कि पहला 1877 में लगा था, जो कि हमने देख लिया है यहाँ पे। दूसरी बार 1903 में लगा था दिल्ली दरबार, और तीसरी बार 1911 में लगा था। ये हम ध्यान में रखेंगे। कब कब लगा था? तो 1877 में लगा था, फिर 1903 में लगा था, फिर 1911 में लगा था। 3 बार अभी तक टोटल दिल्ली दरबार लगा है। इसने पैसा खर्च इसमें अधिक मात्रा में किया था। आगे और देख लेते हैं। इसके एक कारण हुआ। दूसरा कारण क्या था? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 1878 से 1880 के बीच में चला था। ठीक है, 1878 से 1880 के बीच में चला। इसमें हमारे पैसे से युद्ध किया गया। ठीक है, इसमें इन्होंने हमारे पैसे से ही अपना युद्ध में जो तमाम खर्चे होते हैं
उन खर्चों की पूर्ति के लिए इन्होंने हमारे ही धन का उपयोग किया। उस समय शिशिर कुमार घोष की एक पत्रिका आती थी। शिशिर कुमार घोष की एक पत्रिका आती थी जिसका नाम अमृत बाजार था। ठीक है, अमृत बाजार था। सर ठीक है, अभी आपने ये इसके बारे में क्यों बताया? जी ज़रूर। कांग्रेस पार्टी के गठन के जो आगे इसके कारण पढ़ेंगे, उसमें से इस पत्रिका के बारे में हम आपको बताएंगे। इसलिए इसको जानना जरूरी है कि 1878 और 80 के बीच में इसी समय अमृत बाजार पत्रिका आती थी जो कि शिशिर कुमार घोष की थी। ठीक है, एक कारण ये हो गया। तीसरा कारण क्या होगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, ये कब आया अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह 1878 में आता है। ठीक है, 1878 में आता है। इसमें कई प्रकार की शर्तें रखी गई थी, जिसमें पहली शर्त थी देसी भाषा के अखबार पर, सिर्फ देसी भाषा के अखबार पर यह जो एक्ट था यह सिर्फ देसी भाषा के अखबार पर लागू किया गया, अंग्रेजी अखबार पर नहीं। पहला पॉइंट ये हुआ कि यह सिर्फ देसी भाषा के अखबारों पर, इंडियन अखबारों पर यह एक्ट लागू हुआ था, अंग्रेजी अखबारों पर नहीं। जो हिंदी में छप कर आते थे अखबार, उन्हीं पर ये एक्ट लागू किया गया था। पहला यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड, सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं छपेगा। एक ये बॉन्ड वहाँ पे साइन कराया जाता था कि सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं छपेगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था? जमानत जब्त। जमानत जब्त से क्या आशय है? तो जमानत जब्त से अगर कोई भी इन सभी शर्तों को नहीं मानता है, वह देसी भाषा में अखबार छपता है और वह सरकार के बॉन्ड का पालन न करते हुए सरकार के विरुद्ध कुछ भी छापता है, वह एक्ट के सभी शर्तों का उल्लंघन अगर करता है तो उसके प्रिंटिंग प्रेस मशीनों को और उसकी जमानत को जब्त कर लिया। जितनी भी उनकी प्रिंटिंग प्रेस की मशीनें हैं, कारखाने की मशीन है, कारखाने की जगह है, उन सभी पर अंग्रेज शासन द्वारा वो सभी सामान जब्त कर लिए जाएंगे। ये जमानत जब्त तीसरी शर्त हो गई। चौथा शर्त था प्रेस के उपकरणों को जब्त करने के लिए। अगर नहीं मानने पर, ठीक है, यहाँ पे सभी सामान जो थे उनके इंस्ट्रूमेंट वो जब्त कर लिए जाते थे। प्रिंटिंग प्रेस की मशीनें हो गई, उनके अन्य जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उन सभी को जब्त कर लिया जाता था, अगर वह एक्ट की शर्तों को नहीं मानते थे तो। ठीक है, क्या ऐसा था कोई कि वह शर्तों को न माना और उसके ऊपर ये कार्रवाई की गई? तो जी जरूर। नहीं मानने पर सोम प्रकाश अखबार बंद हो गया था। ये ध्यान रखेंगे, सोम प्रकाश अखबार जो एक आता था वह इन सभी शर्तों को नहीं माना, एक्ट की शर्तों को नहीं माना, अपने ऊपर नहीं लागू किया। इस कारण से सोम प्रकाश अखबार जो आता था वो बंद हो गया था। एक और अखबार आता था, देख लेते हैं, अमृत बाजार पत्रिका। हमने अभी ऊपर आपको बताया था कि अमृत बाजार पत्रिका के बारे में हम और अच्छी तरीके से जानेंगे। अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, ऊपर हमने देखा एक सोम प्रकाश अखबार जो था वो बंद कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। ठीक है, सोम प्रकाश अखबार कोई छापता भी होगा तो वह कौन छापता था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। ये ध्यान रखेंगे, सोम प्रकाश जो अखबार था उसको कौन छापता था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा वह अखबार छापा जाता था, जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के अधिनियम में जो शर्तें रखी गई थी उन्हें न मानने के कारण ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अखबार सोम प्रकाश को बंद कर दिया गया था। ठीक है, सोम प्रकाश को बंद कर दिया गया था। ठीक है, और भी हिंदी अखबार रहे होंगे, जी जरूर। तो उसमें एक और था जो कि अमृत बाजार पत्रिका नाम से आता था। यह पहले तो हिंदी में आता था, यह पहले हिंदी में आता था, परंतु एक्ट के नियम शर्तों को मानते हुए यह बाद में अंग्रेजी अखबार के रूप में बदल गया था। फिर यह अंग्रेजी अखबार में आने लगा था। अभी हमने पढ़ा था, ऊपर बताया था आपको, अमृत बाजार पत्रिका यह द्वितीय अफगान युद्ध 1878 और 80 के बीच हमने बताया था कि यह आता था। यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? यह शिशिर कुमार घोष एक थे, हमने आपको ऊपर बताया था, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष का यह अमृत बाजार पत्रिका थी। ठीक है, शिशिर कुमार घोष की यह अमृत बाजार पत्रिका आती थी।
तीसरा कारण क्या था? आर्म्स एक्ट 1878, इसे हथियार अधिनियम के रूप में भी हम जानते हैं। आर्म्स एक्ट 1878, इसे हम हथियार अधिनियम के रूप में जानते हैं। इसमें क्या क्या था? इसमें अंग्रेज जो थे वो बिना लाइसेंस के अपने पास जो हथियार थे वो रख सकते थे, लेकिन भारतीय जो थे वह बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार अपने पास नहीं रख सकते थे। बिना लाइसेंस के उनके पास हथियार पाए जाने पर उनके ऊपर दंड, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती थी। आर्म्स एक्ट का विरोध अहिंसा के पुजारी गांधी जी ने किया था। वर्तमान में जो हथियार मिलते हैं वह आर्म्स एक्ट 1959 के तहत अभी मिलते हैं। वर्तमान में जो भी लाइसेंस प्राप्त हथियार, जिन हथियारों को लाइसेंस मिलता है वह आर्म्स एक्ट 1959 के तहत अभी भी मिलता है। वर्तमान में जो हथियार है वो आर्म्स एक्ट 1959 के तहत मिलते हैं। और एक कारण था सिविल सर्विस परीक्षा की आयु। सिविल सर्विस परीक्षा की आयु जो थी वह 21 वर्ष पहले हुआ करती थी, इसमें उसे घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। सिविल सर्विसेज की जो आयु थी वह 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। इसी समय लॉर्ड रिपन जो था, जिसका कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी में आया, यह किसके स्थान पे आया था? तो हमने बताया था कि यह लॉर्ड लिटन पहले थे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे होगा लॉर्ड लिटन, ये ध्यान रखेंगे, लॉर्ड लिटन। और यह कब से कब तक थे अगर पूछ ले तो यह 1876 से 1880 तक थे। ठीक है, इनके स्थान पर फिर 1880 से 1884 में लॉर्ड रिपन आए। कहा जाता है इनका व्यक्तित्व, इनकी मानसिकता काफ़ी अच्छी थी। यह भारतीयों के प्रति काफ़ी संवेदनशील थे, यह सभी को समान देखना चाहते थे, यह अच्छा आदमी था। इसने अस्थाई शासन का जनक भी माना जाता है। लॉर्ड रिपन को अस्थाई शासन का, यहाँ पे पॉइंट आप नोट करते जाएंगे। सबसे पहले 1800 एक पॉइंट नोट करेंगे आप कि 1876 से 1880 में कांग्रेस की स्थापना करने का जो प्रोसेस था वो शुरू हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल और वाइस राय लॉर्ड लिटन थे। एक पॉइंट ये आप नोट करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आप नोट करेंगे 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लगा था। एक पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप याद करेंगे द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच में हुआ। 3 पॉइंट आपके ये कंफर्म हो गए। चौथा पॉइंट आप याद करेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में लागू किया गया। 5वां पॉइंट आप याद करेंगे, नोट करेंगे, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आपको कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नियमों को पालन न करने के कारण किस अखबार को बंद कर दिया गया? तो सोम प्रकाश अखबार को बंद कर दिया गया, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित किया जाता था। 5 पॉइंट आपके यहाँ से क्लियर हुए। छठा पॉइंट आपसे क्या पूछा जाएगा? कौन सा ऐसा अखबार था जो हिंदी में आता था परंतु वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के चलते हुए वह बाद में अंग्रेजी में बदल गया था? तो कौन सा था? अमृत बाजार पत्रिका थी, जो कि शिशिर कुमार घोष द्वारा निकाली जाती थी। ये 6 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, 7वां पॉइंट है, आप यहाँ नोट करेंगे लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 में यह आया। अगला पॉइंट क्या होगा? अस्थाई शासक का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। यह भारतीय और अंग्रेजों के बीच में यूरोपियन को बराबर देखना चाहता था, इसलिए इसने कानून लाया। आगे हम पढ़ेंगे कि इसने जब आर्म्स एक्ट जो था उसे, सॉरी आर्म्स एक्ट नहीं, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसे 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा इस पर जो कानून बनाया गया था उससे खत्म कर दिया गया था। तो अभी इसको देखते हैं। यह भारतीय और अंग्रेज के बीच यूरोपियन को बराबर देखना चाहता था, इसलिए इसने कानून लाया था। पॉइंट क्या लिखेंगे? एल्बर्ट बिन कानून। तत्कालिक कारण क्या था इसका? कांग्रेस की स्थापना का तत्कालिक कारण श्वेत विद्रोह था। सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट है, जो कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बना, वो श्वेत विद्रोह हुआ।
जो कब हुआ था? 1883 में हुआ था। श्वेत विद्रोह क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यूरोपियन जज जो थे वो यूरोपियन और भारतीय दोनों को सजा सुनाते थे, इंसाफ करते थे, उनके मुकदमे को सुनते थे, परंतु भेदभाव के कारण से जो भारतीय जज वहाँ पे नियुक्त थे उन्हें सिर्फ भारतीयों के मुकदमों को सुनने का आदेश था। वो सिर्फ भारतीयों के मुकदमे सुन सकते थे, भारतीयों के प्रति अपने फैसले दे सकते थे। वो यूरोपियों के प्रति, यूरोपियन नागरिकों के प्रति उनके फैसले नहीं सुन सकते थे, उनको फैसले नहीं दे सकते थे, उनके मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। यहाँ पे पॉइंट एक याद रखेंगे, यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सिर्फ था। ठीक है, यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सिर्फ था। यह मुख्य कारण था। इसमें हमने देखा यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, न कि हाई कोर्ट में था। और लॉर्ड रिपन जो थे इस भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। इसे खत्म करने के लिए लॉर्ड रिपन ने 1803 ईस्वी में एल्बर्ट बिल कानून लाना चाहता था। एल्बर्ट बिल कानून लाना चाहते थे। एल्बर्ट बिल कानून क्या था? जो कि अंग्रेज और भारतीय को बराबर रखना चाहता था। अंग्रेजों ने इस कानून का समर्थन नहीं किया, इसके प्रति चलते उन्होंने आगे इसका विद्रोह किया और यह कानून पास न हो सका था। फिर यह बाद में 1884 में पास हुआ था। यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करेंगे आप कि एल्बर्ट बिल कानून पहले पास नहीं हुआ था, बट 1884 में यह कानून पास हुआ था। ठीक है। फिर नस्ल भेदभाव हुआ, जिसमें शर्तें रखी और जूरी चलाई। मतलब क्या है कि टोटल 12 जज होंगे, जिसमें से 7 अंग्रेज और 5 भारतीय होंगे। 7 अंग्रेज और 5 भारतीय जज होंगे। इस कानून, इस शर्त को मान लिया गया था। आगे आया पॉइंट क्या? शिक्षित मध्यवर्गीय। मतलब अब समझ आ गया था कि अंग्रेज से अपने अधिकार की मांग करने के लिए राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। ये बताएंगे हम आपको आगे चल के कि कांग्रेस की स्थापना कराने के लिए, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कराने के लिए स्वयं इन सभी लोगों की एक चाल थी। इन सभी लोगों को एक अपने आप को बचाने के लिए एक चाल थी। अगर कांग्रेस पार्टी का गठन न किया गया होता तो शायद भारत और पहले आज़ाद हो चुका होता। इन्होंने भारतीयों के मन में जो विद्रोह, जो इनके प्रति एक विद्रोह उत्पन्न हो रहा था, वो अपने इस डर को दबाने के लिए एक अपने ही आदमी को भेज करके इन सभी के मध्य एक राष्ट्रीय पार्टी का गठन कराया था। ठीक है। मतलब अब इन्हें समझ में आ गया था कि अंग्रेज से अपने अधिकार की मांग करने के लिए राष्ट्रीय संघ गठन की आवश्यकता है, जो कि अंग्रेजों के सामने अपनी शर्तों को रख सके। फिर प्रांत में संगठन बनाया गया। काफ़ी सारे संगठन बने थे, छोटे बड़े, बट ये एकजुट नहीं थे। सभी संगठन आपस में मिल नहीं सकते थे। सभी संगठन आपस में, क्योंकि उस समय इतना साधन की व्यवस्था नहीं थी, वो सभी आपस में बैठकर फैसले नहीं कर सकते थे। तो इनके लिए किसी एक बड़े संगठन की ज़रूरत थी, जो कि इन सभी छोटे छोटे संगठनों को जोड़कर अपनी शर्तों को अंग्रेजी हुकूमत के सामने रख सके। 1884 में भारतीय खजाने के पैसे ब्रिटिश सेना ने मिस्र में तैनात कर दी थी। भारतीय खजाने के जो पैसे थे उसी से ब्रिटिश शासक ने अपनी सेना को मिस्र में तैनात कर दी थी। और इस बात से लॉर्ड रिपन जो थे, जो कि काफ़ी भारतीय समर्थक भी कह सकते हैं थे, ये नाराज़ हो गए और इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इनको यह नहीं पसंद था कि भारतीयों के पैसे से वो जो भूखे अकाल से मर रहे हैं, पीड़ित हैं, उनके ऊपर प्रताड़नाएँ की जा रही हैं, उनके ऊपर प्रताड़ना कर कर वो युद्ध लड़े और उन्हीं के पैसों से अपनी सेनाओं को दूसरे देश में भेजकर उनसे युद्ध कराएं। यह इन्हें नहीं पसंद आया। इसी कारण बस इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। फिर इसके बाद कौन आए? तो लॉर्ड डफरिन आए। पहले कौन आए? लॉर्ड लिटन आए। ठीक है। उसके बाद कौन आए? लॉर्ड रिपन आए। लॉर्ड रिपन के बाद कौन से आए? लॉर्ड रिपन ने जब अपना इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद लॉर्ड डफरिन आए थे। लॉर्ड रिपन के बाद 1884 में लॉर्ड डफरिन आता है, जो भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वाइसराय था। और जब ये आया तो भारतीयों के मन में जो विद्रोह की भावना थी
भारतीयों के ऊपर जो प्रताड़नाएं की गई थी, अब भारतीय जो थे वो सजग हो गए थे, वे अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, सिर उठाने के लिए वो सक्षम हो गए थे। यह बात लॉर्ड डफरिन को पता चल गई। वह भारतीय गुस्से को समझ गया और उसे एहसास हुआ कि अगर वह इस पर रोक नहीं लगाएगा और वह इन सभी मामलों को नहीं सुनेगा तो उसके खिलाफ 1857 की तरह एक क्रांति हो सकती है। यह देखेंगे। और लॉर्ड रिपन के बाद लॉर्ड डफरिन 1884 में आता है, जो भारतीय गवर्नर जनरल और भारत के वाइसराय के रूप में आता है, और वह जान लेता है कि भारतीयों का गुस्सा चरम सीमा पर है और वह सोचता है कि 1857 में जो क्रांति हुई थी 1857 की तरह क्रांति ना हो जाए। फिर उसने एक संस्था बनाई थी जिसमें एक तरफ भारतीय थे और एक तरफ ब्रिटिश सरकार थी। ठीक है। संस्था में तो लिए ए.ओ. ह्यूम को चुना गया। अब ए.ओ. ह्यूम यहाँ पे आ गए हैं। अब इनके बारे में ध्यान रखिएगा क्योंकि अब इनका जिक्र काफ़ी जगह पे होगा। तो उसने एक संस्था बनाई थी जिसमें एक पक्ष भारतीयों का रखा जाता था और एक पक्ष ब्रिटिश सरकार की तरफ से रखा जाता था, और इन दोनों की बातों को लाने के लिए ए.ओ. ह्यूम को चुना गया, जो कि सिविल सर्विस से रिटायर हो गए थे। ठीक है, जो कि सिविल सर्विस से रिटायर हो गए थे। अब जानेंगे कि ए.ओ. ह्यूम को किस अन्य नाम से जाना जाता था। यहाँ पे पॉइंट है, ये नोट करेंगे। ए.ओ. ह्यूम को अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के रूप में भी जाना जाता है। ए.ओ. ह्यूम को यह भारत में पक्षी विज्ञान के जनक भी माना जाता है इन्हें। ठीक है, इन्हें भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी माना जाता है। और अब जब इन्हें चुना गया, दोनों भारतीय और ब्रिटिश सरकार की तरफ से दोनों को एक संगठन में एक अपना अपना पक्ष रखने के लिए जब इन्हें मिडिल के रूप में चुना गया, तो उसी समय इनके द्वारा एक पार्टी की गठन की गई। पार्टी का गठन करने का इन्हें प्रस्ताव दिया गया था, जिसका नाम दिया गया इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, जिसे हम आज INU के नाम से जानते हैं। ठीक है, INU के नाम से जानते हैं, इंडियन नेशनल यूनियन। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। यहाँ पे हमने जाना कि ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है सर, आपने बताया ए.ओ. ह्यूम, इसका कुछ मतलब हम समझ नहीं पाए, तो इसका पूरा मतलब क्या है, इनके नाम का मतलब। तो इनका पूरा नाम कभी कभी पूछा गया है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। ए.ओ. ह्यूम का मतलब, ए.ओ. ह्यूम कौन थे, तो इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। इनका पूरा नाम जो था वो एलन एक्टोबियन ह्यूम था, ये ध्यान रखेंगे, एलन एक्टोबियन ह्यूम था। 1885 में गठन के बाद अधिवेशन 1885 में अब कांग्रेस पार्टी का इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक पार्टी का गठन हुआ था, जिसमें काफ़ी प्रमुख लोग चुने गए थे पार्टियों में। जब इसका गठन हुआ तो इसका अधिवेशन शुरू करना था, उसके लिए एक जगह का चुनाव करना जरूरी था जहाँ पे सभी छोटे संगठन, बड़े संगठन मिलके इंडियन नेशनल यूनियन में अपना मत रखें और इनकी एक बैठक हो जिसमें ये सभी का प्रस्ताव सुनकर एक निर्णय की तरफ पहुंच सकें। इसके लिए 1885 में इन्होंने एक स्थान चुना, पूना। ठीक है, पुणे ये स्थान चुना। पर जब यहाँ पे इसकी बैठक की जानी थी, इसका अधिवेशन होना था, उस समय यहाँ पे काफ़ी फ्लैग फैला था। फ्लैग फैलने के कारण यह अधिवेशन जो है यहाँ से हटा करके इसका स्थान परिवर्तित करके बम्बई कर दिया गया था। इसका स्थान परिवर्तित करके बम्बई कर दिया गया, और बम्बई में फिर कहाँ पे किया गया, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। तो इसका स्थान परिवर्तित करके बम्बई में एक स्थान पड़ता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास, हमारी बातों को आप सुनिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि कहाँ पे पड़ता है, ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में पड़ता है। इसका प्रथम अधिवेशन जब शुरू हुआ तो इसके अध्यक्ष जो थे वो बीएमएस चंद्र बनर्जी थे, और इसके संस्थापक हमने ऊपर देखा था कि ए.ओ. ह्यूम थे, एलन एक्टोबियन ह्यूम थे, जो कि इसके संस्थापक
और इसके प्रथम सचिव भी थे। उस समय इसके जब अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्हें WC बनर्जी के नाम से हम जानते हैं। इस अधिवेशन के समय सभी प्रांतों से सभी प्रतिनिधि आए, जिसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें से अधिकतर 38 प्रतिनिधि जो थे वो बम्बई प्रेसिडेंसी से थे। सभी प्रेसिडेंसी से प्रतिनिधि आए थे, जिसमें सर्वाधिक बम्बई प्रेसिडेंसी से टोटल 38 सदस्यों ने भाग लिया। तो इस प्रकार कुछ इंडियन नेशनल यूनियन, जिसे इसका बाद में नाम चेंज किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से इसे जाना गया। इस प्रकार इंडियन नेशनल यूनियन या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ इस क्लास में हम आपको भारतीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किन कारणों के बस हुई, क्या क्या समस्याएं थी, कौन कौन से एक्ट लागू किए गए जो कि भारतीयों के ऊपर जबरन उनसे उस पर मजबूर किया गया उनको मानने के लिए, इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए एक संगठन बनाया गया जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस था। तो उम्मीद करता हूँ इस क्लास में हमने आपको आपके सभी डाउट को क्लियर कर सका होगा। इसमें हमने अपना 100% दिया है। तो ज़रूर अगर आपको इस क्लास से समझ में आया होगा, कुछ आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ऐसी ही क्लासेस आपके लिए आनी चाहिए, तो ज़रूर आप। और हाँ, इसकी अगली क्लास जो होगी उसमें हम कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ेंगे, जो कि समथिंग 56 अधिवेशन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक क्लास काफ़ी लंबी हो जाती, इसी कारण बस हमने इसमें कांग्रेस पार्टी का गठन जो था उसके ऊपर पढ़ा है। अगली क्लास में हम उसके अधिवेशन के ऊपर पढ़ेंगे। तो उम्मीद करूँगा कि ये क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और हाँ, एक हम आप लोगों से डिस्कशन करना चाहते हैं, जैसे कि UPP, UPSI, रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, इन सभी का पेपर जो लगा हुआ है, इसमें हिंदी का काफ़ी अच्छा रोल होता है, जो कि काफ़ी अगर देखा जाए तो काफ़ी डीप हिंदी पूछी जाती है, जिसे बढ़िया गहनता से पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। इसके लिए हम एक प्रैक्टिस सेट शुरू करना चाहते हैं। तो ज़रूर अगर आप लोगों को लगता है कि हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट लाना ज़रूरी है, जिसमें हम काफ़ी डीप जाके पढ़ेंगे, पहले प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे, बीच बीच में हम अपना एक एक टॉपिक क्लियर करते रहेंगे। तो आप ज़रूर वो प्रैक्टिस सेट हम लाएंगे, आप देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इस क्लास में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।